जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आज भाई उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा, अभी जिस प्रकार से भारत के अंदर आपका आधार कार्ड या यूनिक नंबर दिया गया, इस प्रकार से किस देश ने आधार कार्ड की तर्ज पर या भारत की तरह एक यूनिक नंबर देने की घोषणा करी है या यूनिक नंबर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन अभी जो आपका जो करंट रहेगा एज ऑन 13 फेब रहेगा भाई, ठीक है। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन है, भारत की तर्ज पर, भारत क्वेश्चन नंबर 1, भारत की तर्ज पर या भारत की तरह किस देश ने यूडीआई जारी किया है, यूडीआई जारी किया है। पहला ही क्वेश्चन है, देखो जिस प्रकार से भारत के अंदर आपका जो आधार नंबर है यूनिक आईडी नंबर है, उसी प्रकार से किस देश ने अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा है, किस पड़ोसी देश ने, इतना भी कह सकते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपका भाई पहला ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार से भारत के अंदर आपका आधार नंबर दिया गया है, आजकल आधार का इतना महत्व बढ़ गया अभी, आपका हर जगह आधार को लिंक किया जा रहा है। और एक ये आईडी जो यूनिक आईडी जो नंबर है, किस प्रकार का आईडी रहेगा कि इस आधार नंबर से आप लोगों की पूरी जानकारी कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से जब जरूरत पड़ने पर तो आपकी जानकारी निकाल सकता है या प्रोवाइड हो सकती है। तो चलिए, तो इसका आंसर लेते भाई किसके द्वारा किया गया है, तो ये है आपका श्रीलंका भाई। पहले तो इसका आंसर लेते हैं, किस देश ने, तो श्रीलंका ने एक आईडी जारी करी, यूनिक आईडी जारी करी। किसने भाई? श्रीलंका ने। तो यूडीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी, यूडीआई जो है आपका ये हो जाएगा भाई आपका यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी, ये आपका क्या हो जाएगा? यूडीआई की फुल फॉर्म आपका होगा यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जो आपकी है आइडेंटिटी। ये जारी किया अभी हाल ही में, किसके द्वारा, किस देश के द्वारा? तो श्रीलंका के द्वारा इसको जारी किया है, ठीक है, ओके। और इसी के आधार पर ये क्या कह सकते हैं, दूसरा आधार तैयार किया जा रहा है कहां पर? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, आप लोगों को पता है। यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन आता है, देखिए कि पाक जल संधि, सीधी बात करूंगा मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो पाक जल संधि, जल जो संधि है ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये श्रीलंका प्लस भारत के बीच में है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग भी, श्रीलंका और भारत के बीच में। इसी श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है? सिंगली द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस द्वीप के नाम से? तो सिंगली द्वीप भी श्रीलंका को कहा जाता है। चलिए यहां अभी इसलिए जानकारी दी हुई है कि हम इसी तरीके से आइडेंटिटी जारी करेंगे, ठीक है, ओके। इसी के साथ अगला भाई, भारत के साथ समझौते पर इस परियोजना को शुरू करने के लिए इसने किसके साथ? भारत के साथ समझौता हुआ। इस बात को लेकर के भारत से हेल्प ले गए इसको करने के लिए। राजपक्ष द्वारा, कौन है? राष्ट्रपति राजपक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति हैं जो, राष्ट्रपति राजपक्ष द्वारा, किसके द्वारा भाई? जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति राजपक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को कह दिया गया है, मंजूरी दी गई है, ठीक है। और ये क्या आपका बायोमेट्रिक कह सकते हो आप, आपकी बायोमेट्रिक डाटा के आधार पर, व्यक्तिगत जो जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी क्या होगा, इसे पेश किया जाएगा। चलिए भाई ज्यादा बात करेंगे नहीं इसके ऊपर, ठीक है।
पहला क्वेश्चन था आपका कि भारत की तर्ज पर, भारत के साथ समझौता हुआ है, भारत की तर्ज पर यूडीआई यूनिक आपका यूनिटरी डिजिटल जो आइडेंटिटी है उसको जारी किया है किसने? श्रीलंका ने। आधार बनाया गया, ये कह सकते हैं 5 जल संधि की बात करी मैंने, भारत और पाकिस्तान, भारत और किसके बीच में 5 संधि, ये जो जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। साथ ही इसको क्या कहा जाता है? सिंगली द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये समझौता जो राष्ट्रपति राजपक्षे और भारत के बीच में हुआ है। अभी हाल ही में दूसरा क्वेश्चन भी आपका, दूसरा क्वेश्चन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्या चर्चा में रहा है? मैंने पीछे कराया था इस क्वेश्चन को। देखिए नीट को लेकर के, नीट को लेकर के एक बिल रखा गया था तमिलनाडु के अंदर कि वो ये बोल रहे थे कि हमें नीट नहीं चाहिए, हम +2 बेस के ऊपर क्या करेंगे? मेडिकल निकाय के लिए बच्चों को आगे एमबीबीएस के लिए क्या करेंगे? एडमिशन देंगे। और इस बात के लिए उन्होंने बिल रखा था। यह बिल आपका 1 फरवरी को, देखिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा से, किसने? तमिलनाडु ने। अभी क्या किया दोबारा से बिल का? तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने किस बिल को दोबारा राज्यपाल के पास भेजा है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पूरी राम कहानी आपको समझनी होगी। मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था कि नीट को लेकर के ये बिल था भाई आपका, किसको लेकर के बिल था? नीट संबंधी बिल था ये। पहले तो बात करूं मैं, ये नीट का बिल था। और यह बिल था, ये इस प्रकार का बिल था कि नीट की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा नहीं लेंगे और +2 बेस पर, +2 में परसेंटेज के बेस, प्रतिशत के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, आधार पर। ठीक है भाई। और ये आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट का मेडिकल के लिए, आपको पता है। अब हुआ क्या था जनवरी में, ये बिल जो था नीट से संबंधित जो बिल था, ये कब पेश किया था भाई इन्होंने? जनवरी में किया था 2022 में। 1 फेब को राज्यपाल ने क्या किया था? इस बिल को वापस भेज दिया था। क्यों भेज दिया था? कि उनका कहना यह था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें इससे नुकसान होगा। और सरकार का मानना था नुकसान क्या होगा उन्हें, उनका कहना यह था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनका परसेंटेज में नंबर नहीं पड़ेगा, केवल शहर के क्षेत्र के ही लोग मेडिकल में पहुंचेंगे अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो। साथ ही सरकार का जो पक्ष था, सरकार ने पक्ष रखा था कि महंगी कोचिंग होती है, इस कोचिंग को सिर्फ क्या करते हैं? शहर के और पैसे वाले लोग ही ले पाते हैं, इस कोचिंग को ले पाते हैं। इस वजह से हम इसको परसेंटेज के आधार पर नीट के जो +2 के परसेंटेज के आधार पर हम मेडिकल में क्या देंगे? इसको एडमिशन देंगे। अब जब ये बिल पास हुआ था, इन्होंने विधानसभा से पास कर दिया, ये आपका किसके पास? राज्यपाल के पास पहुंचता। राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो बिल को वापस पुनर्वलोकन के लिए भेज सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो बिल को वापस पुनर्वलोकन के लिए भेज सकता है। मैं क्वेश्चन यहां पर कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल की किस अधिनियम या किस एक्ट के अंदर ये पावर दी गई है कि वो वापस पुनर्वलोकन के लिए विधानमंडल के पास, किसके पास? विधानमंडल के पास बिल को भेज सकता है। तो राज्यपाल ने क्या किया था? इस बिल को पुनर्वलोकन के लिए जो आपका रखा गया था 1 फरवरी को, राज्यपाल ने क्या किया था? 1 फरवरी 2022 को इसे वापस भेजा था भाई, वापस किया था। अब देखिए यहां ये चर्चा में क्यों कि 8 फरवरी को, कब भाई? 8 फरवरी को फिर ये बिल वापस, 8 फरवरी को ये फिर बिल वापस विधानमंडल ने राज्यपाल के पास भेज दिया है। और अब क्या होगा? जब ये अब उन्हें सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ये पारित करना पड़ेगा, और ऐसा माना जा रहा है उसके बाद ये राष्ट्रपति पास होने के बाद, पास तो ही गया भाई समझो, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी इस बिल को अनुमति के लिए भी भेजा जाएगा। अब इस बिल को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी भेजा जाएगा। यहां पर एक विरोधाभास हो रहा है किसके बीच में? राज्यपाल, या टकराव कह सकते हैं, राज्यपाल प्लस तमिलनाडु का जो राज्यपाल है कौन है भाई? क्वेश्चन ये भी है, प्लस जो सरकार है, इनके बीच में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है या विरोधाभास हो रहा है, कह सकते हैं। फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु सरकार ये चाहती थी, जनवरी में उन्होंने बिल रखा था कि हम +2 बेस पर मेडिकल निकाय के लिए या मेडिकल जो एमबीबीएस के लिए हम +2 बेस जो परसेंटेज के हिसाब से हम एडमिशन दें और नीट का टेस्ट हम नहीं लेंगे। लेकिन
राज्यपाल ने इसको यह कहकर वापस कर दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस बात को लेकर के उन्होंने बिल रखा, राज्यपाल ने उस बिल को वापस किया, गवर्नमेंट ने दोबारा से उसको 8 फरवरी को बिल को वापस रख दिया। अब राज्यपाल को इस बिल पर क्या सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ये भेजा जाएगा। ये पूरा आपका क्या रहेगा भाई, कहानी है इसकी, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। संविधान के चलिए यहां पर क्वेश्चन मैंने छोड़ा कि राष्ट्रपति की, अब एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका, एक बार फिर बता देता हूं, देखिए रिवीजन करेंगे। एक बार बता देता हूं कि आधार कार्ड की तरफ श्रीलंका के अंदर आधार किया गया है। राष्ट्रपति हमारे उनके जो राष्ट्रपति राजपक्षे उन्होंने हमारे भारत के साथ क्या किया, समझौता किया है और ये आपके सामने है भाई, ठीक है। साथ ही अगला क्वेश्चन जो था आपका तमिलनाडु सरकार के जो उस बिल को लेकर के था, जो बिल पीछे काफी दिन से चर्चा में बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को काम आने वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आज का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका। सिंप्लीफाई स्कीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सिंप्लीफाई स्कीम क्या भैया आपका? सिंपली स्कीम क्या है? देखिए भाई सिमली स्कीम क्या है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि स्कीम है किसकी, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। सिमली जो स्कीम है, साथ ही साथ राइट डाउन करते रहेंगे भैया। ये सामाजिक न्याय और अधिकारी विभाग ने किसके द्वारा लॉन्च करी भाई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इसे लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया भाई? सिमली स्कीम क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारी विभाग द्वारा इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। कब? 12 फरवरी 2022 को भाई। कब? 12 फरवरी 2022 को इसको कल परसों लॉन्च किया गया है अभी, ठीक है। और ये योजना क्या है? अब जब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार इसकी बात कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं ये है क्या। देखिए इसके मंत्री की अगर हम बात करें तो मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार जो खटीक साहब हैं, ये मंत्री हैं। साथ ही हम बात करें कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है, कैबिनेट मंत्री। और राज्य अगर मंत्री की बात करते हैं, राज्य मंत्री कौन है? तो ये ए नारायण स्वामी है भाई। ए नारायण स्वामी क्या है? राज्य मंत्री। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये योजना कहां की है? तो केंद्र की योजना है। इसमें क्या है? इसमें आजीविका से संबंध है, इसका ट्रांसजेंडर से संबंधित है, यानी कि लोगों की भलाई से संबंधित है। ये आपकी आजीविका किस प्रकार अच्छी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराने से ये आपकी स्कीम है। जिस स्कीम को किसने चलाया है? आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। मंत्री की मैंने यहां पर बात कर दी। एक बार इसका देख लेंगे। सिमली जो है आपका, ये हो जाएगा आपका स्पोर्ट फॉर marginalized for livelihood and enterprise योजना है भैया। इस योजना का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? सिमली का स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड फॉर लाइवहुड
एंड इंटरप्राइजेज योजना के नाम से इसको जाना गया है। 12 फरवरी को इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। उद्देश्य बड़ा अच्छा उद्देश्य है, उद्देश्य का ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है, देखिए ट्रांसजेंडर समुदाय, ट्रांसजेंडर जो समुदाय है और भीख मांगने वाले लोगों को, भीख मांगने वाले, मांग कर काम चलाने वाले लोगों के लिए है भाई, भीख मांगने वाले लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराना। उद्देश्य की बात करें तो सीधी सी बात करें, अगर सिमिली जो स्कीम है आपकी, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। 12 फरवरी को इसको लागू किया गया। जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, या जो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, उन लोगों, उन समुदाय के लोगों को क्या सुविधा प्रोवाइड कराएगा, घर वगैरह प्रोवाइड कराएगा, उनके लिए काम की व्यवस्था करेगा, ऑल ओवर उनके विकास के लिए, कह सकते हैं इनके विकास के लिए ये काम करेगा भाई। ये योजना किसके लिए, इनके विकास के लिए काम करेगी। ओके, इस योजना के तहत जो आपकी ये योजना है, इसके तहत 2 उप योजनाएं हैं भाई। उप योजना, सीधा सा बात करूंगा, सीधी बात करें, स्माइल का भिखारियों से संबंधित है, ट्रांसजेंडरों से संबंधित है, उनके जो आपका सपोर्ट करेगी, उनके लाइवहुड के लिए, उनकी लाइफ के लिए सपोर्ट करेगी। मंत्रालय मैंने आपको बता ही दिया है। तो ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं, पहली योजना है भाई, ट्रांस जो जेंडर व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के लिए क्या करेगा, व्यक्तियों के लिए क्या करेगा, ये व्यापक पुनर्वास के लिए, पुनर्वास क्या करेगा, पुनर्वास के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना, यानी कि इनको बसाया जाएगा, इनको घर दिए जाएंगे। भीख जो मांगने वाली बात है, भीख मांगने वाले व्यक्तियों को, इनको भी सेम, दोनों के लिए ये 2 योजनाएं हैं। एक आपके ट्रांसजेंडर के लिए होगी, दूसरी आपकी भिखारियों के लिए होगी। उन्हें घर दिया जाएगा, उनके जो जीवन स्तर उनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके। इस योजना के लिए मंत्रालय ने जो फंड दिया है, फंड की अगर हम बात करें तो 2021-22 से लेकर के और 2025-26 के लिए 365 करोड़ 365 CR क्या दिया गया है, फंड दिया गया है, आवंटन किया गया है। साथ ही इसमें भी ट्रांसजेंडरों को पढ़ाई को लेकर के भी एक किस्म से कह सकते हैं कि ऑल ओवर यहाँ पर ये क्या सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। सीधा सा पूछेगा आप लोगों से तो सिमिली जो स्कीम है वो किस मंत्रालय की है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय की है। मंत्री कौन है, ये है। इसका संबंध किसी भिखारियों से, ट्रांसजेंडरों से इसका संबंध है। ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ने में। अच्छा क्वेश्चन है, सरकार की अच्छी स्कीम है। फंड की अगर बात करें तो 21, 22, 25, 26 के लिए कितना दिया है, ये आपके सामने है। आप लोग क्लास को बहुत कम देखते हैं, देखिए स्किप करते हैं, या भाई हो सकता है हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं लग रहा हो आपको, बट फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा भाई। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इसी तरीके से आप लोगों का जो, आप लोगों के लिए जो सहयोग बनता है हमारी तरफ से, वो हम करते रहेंगे। बहुत बार बोल चुका हूं इस बात को कि भाई थोड़ा सा क्लास को शेयर करें। क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, फिर भी अगर आप लोग नहीं करें तो ना ही करेंगे भाई। ठीक है, हमने इस स्कीम की बात करी तो इस स्कीम का जो संबंध है सीधा सा भिखारियों से, ट्रांसजेंडरों से है। यहाँ पर है देश, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाने की स्कीम है, ये आप लोगों के ये क्वेश्चन है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में। हाल ही में स्किल एंड इंटर्नशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, कहां पर भाई, कहां पर चर्चा में आपकी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। आपकी एक यूनिवर्सिटी चर्चा में रही है, उस यूनिवर्सिटी को कहां पर बनाया जाएगा ये क्वेश्चन है, और वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वो सारी चीजें आप लोगों के बीच में है अभी आने वाले 1-2 मिनट के बाद। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्वेश्चन है स्किल एंड इंटर्नशिप, स्किल
एंड इंटरशिप इंटरशिप एंड इंटरपेरेंटशिप पेरनोरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहां पर भाई? यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? कहां बनाई जाएगी? क्वेश्चन है भाई आपका स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी कहां पर बनाई जाएगी? ये शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करता हूं। तो ये कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में भाई कहां पर है? कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अंदर ये बनाई जाएगी। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। अब सीधा सा आता क्वेश्चन आपका कि सर ये कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है कहां? तो ये कर्नाटक के अंदर भाई कहां पर आपका? ये कर्नाटक के अंदर है। यहां पर ये यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई है भाई, ठीक है, ओके। इससे क्या होगा? इससे समावेशी विकास के लिए क्या होगा? समावेशी जो विकास है, समावेशी विकास के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय की योजना बनाई है। ये कह सकते हैं समावेशी विकास के लिए जो आपका कौशल कह सकते हो, कौशल विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय योजना है भाई ये समावेशी विकास के लिए। साथ ही हम बात करेंगे इससे क्या होगा भाई? इससे संपूर्ण मतलब कह सकते हैं आप कर्नाटक के जो लोग हैं उनका विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कर्नाटक के जो लोग हैं उनके विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब उन्हें परसेंटेज, उन्हें छूट वगैरह दी गई है इस यूनिवर्सिटी को लेकर के। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इससे दूसरा क्या होगा? साथ में कौशल विकास का मतलब जब खुद का काम करेंगे तो इनका संपूर्ण विकास होगा भाई, ये यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही किसके द्वारा? ये परिवहन मंत्री है श्री रामुलु, परिवहन मंत्री है। कौन है आपके मंत्री? वी श्री रामुलु हैं के अनुसार इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही इसके अंदर 8% जो है सीट आरक्षण रहेंगे भी। कर्नाटक के अन्य हिस्सों में सीट कितनी प्रतिशत सीट आरक्षण करेंगे कर्नाटक के लिए? तो 8% सीटों का यहाँ पर क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है। साथ ही यहाँ पर और एक बात करते हैं, जो कर्नाटक जो क्षेत्र कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है, इसे पहले हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इसे हैदराबाद के नाम से जाना जाता था भाई, हैदराबाद। चलिए इसके ऊपर बात करूंगा मैं थोड़ी सी। देखिए हमने बात करी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां पर? तो कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अंदर भी कर्नाटक के समावेशी विकास के लिए ये कौशल विकास विश्वविद्यालय योजना रहेगी। श्री रामुलु हैं जो परिवहन मंत्री कर्नाटक में, उन्होंने 8% आरक्षण की यहाँ पर बात करी है। संपूर्ण समावेशी विकास के लिए यूनिवर्सिटी का क्या किया जाएगा? बनाई जाएगी कौशल विकास के लिए, ठीक है भाई। और इसे क्या कहा जाता था? हैदराबाद कहा जाता था कर्नाटक। पहले हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है, ओके। अब साथ ही हम बात करते हैं, देखिए हैदराबाद का हम यहाँ पर कहें हैदराबाद का विलय कब किया? थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हिस्ट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मेरे दिमाग में आता है। हैदराबाद का विलय जो है भारत के अंदर कब किया गया? विलय की बात करें भारत में भाई, भारत जो संघ था भारत में विलय कब किया गया? तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सितंबर 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ है। अगर डेट पूछे तो 13 से लेकर के 18 तक ऑपरेशन पोलो कह सकते हैं इसको। और 18 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो। और साथ ही हम बात करें ये किसका ऑपरेशन था? ये कोडवर्ड था, ये सेना का ऑपरेशन था और इसे भारत के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की कहाँ की? तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना की राजधानी है भाई। साथ ही बात करें किस नदी पर है? तो मूसी नदी पर है। मूसी नदी की बात करें कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर है। निजामों का शहर, निजामों या नवाबों का शहर कौन सा? इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हैदराबाद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है?
और तब इसका जब हमने इसका विलय किया था तो उस समय पीएम कौन थे? पीएम आपके जवाहरलाल नेहरू थे। साथ ही हम बात करें रक्षा मंत्री की तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। साथ ही हम बात करें जब इसका विलय हुआ तो उस समय आपके उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे? उस समय उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर है भाई। और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब ये इसे शामिल किया गया था उस समय एक बड़े लेवल पर क्या हुआ था? मारकाट हुई थी, लोगों की हत्याएं हुई थी। तो यहाँ पर एक समिति पूछ ली जाती है जो कि बहुत कम लोग आपके सामने जिक्र करेंगे, सुंदरलाल समिति। सुंदर जो लाल समिति है ये इसी को लेकर के बनाई गई थी। और सुंदरलाल जो समिति इन्होंने रिपोर्ट दी थी, समिति के अनुसार उस समय इसमें 30 से 40 हजार लोग मारे गए थे जब वहां पर दंगे भड़के। और अन्य के द्वारा दूसरी जो अन्य लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई 2 लाख लोग यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, हमने बात करी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी है उसकी बात करी, या हम कह सकते हैं कौशल विकास विश्वविद्यालय योजना कर्नाटक कल्याण कर्नाटक क्षेत्र जो कि आपका पहले हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। हमने हैदराबाद की बात करी तो हैदराबाद विलय हुआ आपका सितंबर में। ऑपरेशन पुलिस के द्वारा कह सकते हैं सेना का गुप्त कोड था भाई ये 13 से 18 सितंबर के बीच में इसको शामिल किया गया तेलंगाना मूसी नदी पर है। और साथ ही हम बात करें पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, उप प्रधानमंत्री आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सुंदरलाल जो समिति है इसका संबंध भी आपका इसी से रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग जरूर समझेंगे भाई। चलिए भाई, अगला अभी हाल ही में आपका एक और मिशन है जो चर्चा में रहा है, उसके ऊपर मैं इसके ऊपर रफ कर रहा हूँ भाई। ये मिशन किससे संबंधित है? अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का उसके ऊपर यहां पर बात होगी। एक मिशन चर्चा का विषय रहा है, इससे सीधा सा क्वेश्चन आ जाता तभी ये क्या मिशन है और इसका संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है पार्कर सोलर प्रोब। चर्चा में रहा आपका पार्कर सोलर प्रोब। सोलर प्रोब चर्चा में है भाई। इसका संबंध किससे है? इसके संबंध की बात करेंगे। देखिए पार्कर सोलर जो आपका चर्चा में है इसका संबंध किससे है? तो सीधी सी बात करेंगे। देखिए हम भाई इसका जो संबंध रहा है नासा से, किससे रहा भाई? नासा से रहा है। साथ ही हम बात करेंगे ये अभी चर्चा में ही हुआ है। इसने क्या किया भाई? पार्कर सोलर जो प्रोब है इसने शुक्र की सतह की पहली दृश्यमान छवि ली है। इसने क्या किया? शुक्र जो आपका शुक्र की पहली छवि कह सकते हो या फोटो कह सकते हो, दृश्यमान फोटो या छवि इसने ली, इसलिए चर्चा में। ठीक है,
ओके, शुक्र पे क्या अभी हल्का क्या होता है, शुक्र ग्रह के ऊपर क्या है कि बादल टाइप में छाए हुए हैं, यानी कि कोहरा टाइप में नजर आता है और स्पष्ट क्लियर फोटो वहां से नहीं आती है, लेकिन इसने अभी हाल ही में ये फोटो लिए हुए, ठीक है। और ये किसका, आमतौर पर घने बादलों से ढकी है, ये आपको पता है, घने बादल इसके ऊपर छाए रहते हैं और अच्छी पिक्चर आती नहीं है, लेकिन पार्कर जो सोलर इसने अभी लिया है हाल ही में 2 फ्लाई बाई में, किसमें भी 2 फ्लाई बाई में, जो आपका फ्लाई बाई में पार्कर ने क्या किया है, पार्कर सोलर ने अपने इसने इसका खुद का भी वाइड जो फील्ड है इमेजर, वाइड फील्ड इमेजर कह सकते हैं भैया आप, WISPR का उपयोग चित्र लेने के लिए किया है। इसकी मदद से सीधा सा पूछेगा, अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो भाई पार्कर सोलर प्रोब जो चर्चा में रहा है उसने किसकी मदद से पिक्चर ली है, ये आप लोगों से पूछ लेगा। तो किसकी मदद से, तो वाइड फील्ड इमेजर जो है आपका, इसकी मदद से इसने क्या लिए, पिक्चर ली है। और ये किस लिए महत्वपूर्ण, किस लिए, क्योंकि ये यहाँ पर भी धुंध और कोहरा रहता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। पहली जो छवियां कब ली थी इसने, शुक्र की पहली छवि की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में जुलाई 2020 में इसने पहली छवि ली थी शुक्र की। पहली छवि की बात करें या पहली फोटो कब ली थी, तो ये तब ली थी इसने। और इसकी अगर हम बात करते हैं साथ ही, तो यह है सूरज के बाहरी कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। किसके लिए भी, सूरज के जो बाहरी कोरोना के बारे में, बाहरी कोरोना के बारे में क्या किया था, अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया था। अध्ययन करने के लिए लॉन्च की बात करें तो कब किया था इसे, 2018 में। किस लिए किया था, तो सूर्य के अध्ययन के लिए, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सूर्य के अध्ययन के लिए। और यह 2025 तक, नोट डाल के लिख लेंगे भाई, ये 2025 तक क्या करने वाला है, 2025 तक सूर्य के केंद्र में कितना चला जाएगा आपका, 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाएगा भाई, 6.9 मिलियन किलोमीटर तक ये पहुंच जाएगा। उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य जो था सोलर पार्क का, वो क्या था भाई, सौर पवन और सौर कोरोना को गर्म करने वाली तेज हवा के प्रभाव का पता लगाना। यानी कि तेज हवा, सूर्य पर तेज हवा के प्रभाव जो कोरोना को गर्म करती है, कोरोना जो सूर्य के कोरोना को गर्म करती है, उसका पता लगाना कि ये क्या है, कैसे फंक्शन करती है भाई। साथ ही हवा में स्रोत पर चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा की संरचना का निर्माण। प्लाज्मा की संरचना, चुंबकीय क्षेत्र, हवाओं के स्रोतों पर चुंबकीय क्षेत्र, हवाओं के स्रोतों पर चुंबकीय जो क्षेत्र है वहां पर क्या, प्लाज्मा का निर्माण कराना, ये इसका क्या था, उद्देश्य था भाई। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर बात करी जो अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा है, पार्कर सोलर प्रोब चर्चा में रहा भाई। इसका संबंध किसे, शुक्र से है, सॉरी नासा से है। शुक्र की पहली छवि, अच्छी जो छवि ली है, वीडियोग्राफिक टाइप की जो छवि ली इसने वो अभी ली है। वैसे इसने पहली छवि 2020 में भी ली थी। सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसको 2018 में लॉन्च किया था और नासा के द्वारा लॉन्च किया। 2025 तक सूर्य के केंद्र में 6.9 मिलियन तक जो आपका क्या है, किलोमीटर तक अंदर ये चला जाएगा। वाइड फील्ड इमेजर के द्वारा इसने क्या नहीं, इमेज ली है। और कारण ये कि शुक्र पर घने गहरे बादल छाए रहते हैं, इसलिए अच्छी इमेज आती नहीं है। तो ये भी एक हमारी इनकी जो नासा वालों की क्या है, अचीवमेंट है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास को थोड़ा सा शेयर करेंगे तो मैं और ज़्यादा प्रेम दिखाऊंगा, अभी और ज़्यादा मेहनत करूंगा, नहीं तो मेरा भी मोरल डाउन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये अब आप लोगों के हाथ में है। अगर क्लास कम से कम 100 बच्चे क्लास देखते हैं तो ही क्लास लेने का मन करता है। ये आंकड़ा पार हो नहीं पाता है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए भाई, कोई बात नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।